Hello dear students, welcome to ES Digital. In this video we will discuss about the question related to strength of material. This question contains the concepts which will help you to achieve the success for which you are struggling very hard. These videos which contains the series of questions will make your journey of preparation a bit comfortable and more easy. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन की, और यहाँ पर हम वेरियस पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर हमें जनरली मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वेरियस PSU एग्जाम्स लाइक इसरो, DARC, वाइजेक, CIL एक्सेट्रा में मिलने वाले हैं, और साथ ही गेट एंड ESE के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन 1 मार्क और 2 मार्क का वेरियस जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो 2 मार्क वो गेट एग्जाम की सेंस में ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्स आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए और अपनी सक्सेस को स्मार्टली अचीव कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इज शोन इन फिगर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन रेफरिंग टू बोथ फिगर एंड टेबल। तो आपको फिगर दिया हुआ है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर दिया हुआ है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द फिगर। ओके, ये यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ ये जो चीज पोर्शन दिख रहा है आपको, इसी को एनलार्ज व्यू में दिया हुआ है, उसी को एनलार्ज व्यू में दिया हुआ है क्या, कुछ ऐसे। ये मान लीजिए P पॉइंट है, ये मान लीजिए Q पॉइंट है, ये मान लीजिए R पॉइंट है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है S एंड ये T एंड ये U, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेबल दी हुई है P Q R S T U। आपके पास 6 सिंबल्स हैं जिनके लिए पर्टिकुलर यहाँ पर नाम दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में। अपर यील्ड पॉइंट मैं एब्रिविएट करके लिख रहा हूँ, अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। देन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, देन प्रोपोर्शनल लिमिट, देन इलास्टिक लिमिट, देन लोअर यील्ड पॉइंट, देन फेलियर। ये आपको यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद ABCD के हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर पुट करना है, ठीक है, कौन सा आंसर होगा। चलिए, तो अब यहाँ पर इन चीजों को हम चेक करते हैं। क्या P से ये जो P Q R S T U है, ठीक है, और ये जो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 5 6 इनके नाम दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर ये P Q R S T। तो P से कौन सी चीज मिल रही है, Q से कौन सी चीज, R से कौन सी चीज, S से कौन सी चीज, T से कौन सी चीज, U से कौन सी चीज किससे एब्रिविएट कर रही है, आपको वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर समझानी है। तो अगर मैं P को बोलता हूँ तो वो क्या अपर यील्ड पॉइंट ही है या कुछ और है। P जो है, P क्या है उसका नाम यहाँ पर देखना है आपको। P क्या है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ तो P इज ए जो प्रोपोर्शनल लिमिट। तो P का प्रोपोर्शनल लिमिट से मतलब P को आपको आंसर में 3 वाला ऑप्शन लेके चलना होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, चलिए तो इस चीज को हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, सही। उसके बाद समझिएगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो कि रिलेट करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। ये स्ट्रेस के लाइन है, ये आपके पास स्ट्रेन, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ स्ट्रेन है जबकि स्ट्रेस आपकी ऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेस या फिर फोर्स के बारे में, कैसे उस चीज के बारे में हम भी देखते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ पॉइंट, मैं पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस PSU एंड ESE में 1 लाइनर डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे। क्या कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बेसिकली किस चीज पर बनता है, तो ये बनता है आपकी UTM, यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन पर, ठीक है। ये UTM है, यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन। इसके ऊपर हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जितने भी हमारे जनरल
जो जनरल हमारे मटेरियल्स के हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं वो टेंसाइल टेस्ट पर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या शेयर टेस्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल होता है, बेंडिंग टेस्ट होता है, टॉर्जन टेस्ट होता है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ पर वो टेस्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, उन टेस्ट के बेसिस पर भी आपके डायग्राम बन सकते हैं। बट यहाँ पर जो हम यूटीएम पर बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। तो इस टेंसाइल टेस्ट के बेसिस पर हम यहाँ पर कुछ आउटकम निकाल के लेके आते हैं पर्टिकुलर मटेरियल में। तो अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो जैसे क्वेश्चन में भी गिवन है माइल्ड स्टील, और माइल्ड स्टील को हम जनरली क्यों लेके चलते हैं, माइल्ड स्टील को जनरली हम क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि इस पर हमें ऑल पॉइंट्स दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऑल पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे अपर यील्ड पॉइंट भी दिखता है, लोअर यील्ड पॉइंट भी दिखता है, ठीक है, यील्डिंग रीजन भी दिखता है, ठीक है। तो सारी चीजें हम इस पर यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं माइल्ड स्टील बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिमेन की, तो स्पेसिमेन हम कैसा लेके चलते हैं, स्पेसिमेन हम लेके चलते हैं एक सर्कुलर सॉलिड ट्यूब। तो सर्कुलर सॉलिड रोड की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह का स्पेसिमेन होता है, और इस स्पेसिमेन की भी एक अलग कहानी होती है। इस चीज को यहाँ पर देखिएगा कि ये जो स्पेसिमेन होता है बेसिकली हम स्पेसिमेन को गेज लेंथ में ये लेते हैं, ये लेके चलते हैं हम गेज लेंथ उसकी, ठीक है। ये पूरे का पूरा आपका स्पेसिमेन इसी तरह का नहीं मिलेगा, यहाँ से उसे हम एक तरह से होल्ड करते हैं, यहाँ से हम उसे एक तरह से होल्ड करते हैं। जो स्टडी होती है वो इस गेज लेंथ की होती है। तो पर्टिकुलर यहाँ पर इस फिगर में जो एल ओरिजिनल लेंथ दी हुई है वो ये है गेज लेंथ। ऐसे इसका जो गेज डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर होता है, ये जो आपके पास डी नोट है वो भी आपका इसका पार्ट का होता है, ना कि ये वाले पार्ट का जहां से आपने होल्ड किया हुआ है ना, वो यहाँ का होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इस चीज को भी याद रखिएगा कि डी नोट को हम जनरली 0.5 इंचेस एंड एल नोट को जनरली हम 2 इंचेस लेके चलते हैं स्पेसिमेन में। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि यहाँ पर ये जो स्पेसिमेन के हमने बारे में बात की, इस पर लग रहा होता है टेंसल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पी फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी पी फोर्स लग रहा है। ये एक्चुअल में जो होल्ड किया तो उस पर हमने फोर्स को बढ़ाना शुरू किया। अब क्या होता है कि हम जनरली जब किसी एक स्पेसिमेन को, जनरली हम किसी एक बॉडी को अगर पी फोर्स के साथ खींच रहे होंगे तो क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, आउटकम क्या निकल के आना चाहिए, ये आउटकम निकल के आना चाहिए, मतलब उसका डायमीटर डिक्रीज होना चाहिए, लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए। बट हुक्स साहब ने हुक्स लॉ, यहाँ पर एक तरह से हुक्स लॉ की हम बात कर रहे हैं, तो हुक्स साहब ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एक चीज रखी, क्या चीज रखी कि जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे तो उसमें जो आपने ओरिजिनल एरिया माना था, जो डी नोट मानी थी, इस डी नोट को कांस्टेंट मानेंगे, इस डी नोट को कांस्टेंट मानेंगे थ्रू आउट द ग्राफ। इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ में आपने कभी भी एरिया को चेंज नहीं किया, मतलब ए नोट क्या हो गया मेरा कांस्टेंट, एरिया चेंज नहीं होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे। दूसरी बात कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो ओरिजिनल रहेगी, इसका मतलब क्या होगा कि वो अपनी पुरानी अवस्था पर अचीव करेगी इजिली, ठीक है, इलास्टिक कर्व के अंदर पुरानी अवस्था को अचीव करेगी। तो इलास्टिक कर्व और प्लास्टिक कर्व की बात करते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि ए नोट को हम कांस्टेंट लेके थ्रू आउट द ग्राफ हम ए नोट को कांस्टेंट लेके ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब पी की वैल्यू 0 है तो 0 पर पॉइंट क्या मिलेगा, 0। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया हुआ है, आप इस चीज को अच्छे से समझिएगा। स्ट्रेन को मैंने 2-3 अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरह से इसे हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन बेसिकली यहाँ पर क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन है। नॉर्मल स्ट्रेन में कौन सी वाली स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल है, तो डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये अगर जल्दी हो गया ना तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझने होंगे कि मैंने आपको अच्छे समझाया हुआ है नॉर्मल स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है। तो डेल्टा एल अपॉन एल यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक पहुंच रहा है, तो ये डेल्टा एल है, ठीक है। डेल्टा एल अपॉन में एल को हम स्ट्रेन बोल देंगे, एप्सिलॉन एल, ठीक है, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल की अगर मैं बात करूँ तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 फोर्स पे 0। बट जैसे जैसे हमने थोड़ा फोर्स बढ़ाया तो हमें ग्राफ मिलने लगा ऐसे, इस पर्टिकुलर फोर्स पर इतनी स्ट्रेन, इस पर्टिकुलर फोर्स पर इतनी स्ट्रेन। तो क्या हुआ, हुक साहब ने ये देखा कि जो हमारे पास ये ग्राफ आया है, ये क्या है, ये लीनियर रिलेशन को फॉलो करता है। मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ बस, ठीक है, ये लीनियर रिलेशन को फॉलो करता है, ये लीनियर रिलेशन को फॉलो करता है। तो हुक साहब ने कहा, हुक साहब ने अपना एक लॉ दिया, हुक्स लॉ जिसे हम बोलते हैं, इसी ग्राफ के हिसाब से कि जो सिग्मा होती है, जो स्ट्रेस इसमें प्रोड्यूस हो रही है, सिग्मा जो प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोपोर्शनल होती है एप्सिलॉन के, कि मतलब जितना ज्यादा उसमें स्ट्रेन होता जाएगा उतनी उसमें स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर कभी भी याद रखिएगा एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू सिग्मा नहीं होता है, ये होता है सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। इसके बारे में अगर डेप्थ में आपको देखना है तो आप ऐप पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। अब सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन किसके लिए, यहाँ के लिए। तो यहाँ अगर सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन मतलब y प्रोपोर्शनल टू x वाला फॉर्मेशन हो रहा है, y इक्वल टू mx वाला फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या होता है, लीनियर, ये होता है लाइन की इक्वेशन, लीनियर। इसका मतलब सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन को हटाने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ेगा, उसे हमने लिया E, और यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ही हम क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस होती है और एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल होता है।
उसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये टेस्ट किस में हो रहा है? टेंसाइल टेस्ट में। टेंसाइल टेस्ट में हमेशा क्या आएगा? ई आएगा। अगर शियर होता तो क्या आता? टाउ इक्वल टू G5, तब यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाता? शियर मॉडुलस। और अगर यहाँ पर बल्क मॉडुलस की बात हो रही होती है, यानी कि 3D में बात हो रही होती है, सिग्मा n इक्वल टू आ जाता है K इंटू एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हुक्स लॉ वैलिड होते हैं हर जगह, हुक्स लॉ वैलिड होते हैं हर जगह। तो हम हुक्स लॉ अब यहाँ पर किस पर कर रहे हैं? टेंसाइल टेस्ट में। ये किसका हो गया? टेंसाइल टेस्ट। ये हो गया आपका शियर का, और ये हो गया जो हम हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में टेस्ट कर रहे होते हैं 3D में। ठीक है, तो ये सारे के सारे हुक्स लॉ ही हैं। ठीक है, बट हम जनरली हुक्स लॉ इसको लेके चलते हैं क्योंकि टेंसाइल टेस्ट में यूटीएम के ऊपर हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इस पॉइंट को हम बोलते हैं जहां तक सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन वैलिड, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन या सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन, सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन जहां तक वैलिड, वहां तक के पॉइंट को हम बोलते हैं ए। इस ए पॉइंट को मैं बोल रहा हूं, इस ए पॉइंट को मैं यहाँ लिख रहा हूं, इस ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्यों बोले प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट? क्यों बोले या प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट? क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का ही तो मतलब है सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अगर मैं आपसे कहूं सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन टू द पावर 2, 3, 4, इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा अब एप्सिलॉन से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा, एप्सिलॉन की एक पावर से, अब वो किसी और पावर से रिलेट कर रहा है। हमेशा याद रखिए लीनियर इक्वेशन हमेशा y इक्वल टू mx मतलब x की पावर 1 से बनती है ना। ऐसे ही यहाँ पर x क्या है? एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की पावर 1 से बनेगी। ठीक है, 2 से नहीं बनेगी। तो आपको जब लीनियर रिलेशन है तो लीनियर रिलेशन की ही प्रोपोर्शनैलिटी हम लिमिट बोलते हैं इस ए पॉइंट को। मतलब जहां तक ए पॉइंट है वहां तक हमारा, जहां तक ए पॉइंट है वहां पर हमारा क्या होगा? लीनियर रिलेशन होगा सिग्मा और एप्सिलॉन में। तो ये जो लाइन जा रही है ना, सीधी लाइन, वो होगी लीनियर इक्वेशन। y इक्वल टू mx वाली लाइन ये तो होती है ना, है ना। तो ये सीधी अगर लाइन जा रही है तो वो होगा लीनियर रिलेशन सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन। जैसे ही ये लाइन यहाँ पर डेविएट होगी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ए पॉइंट से आगे की तरफ चले तो ये थोड़ा सा डेविएशन आता है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बी। यहाँ पर बी क्या है? बी है हमारा इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर बी क्या है? बी है हमारा इलास्टिक लिमिट। इस इलास्टिक लिमिट का मीनिंग क्या होता है कि इस बी तक आपने अगर ए तक भी देखा या ए पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपने स्ट्रेस डाली, मतलब इस पॉइंट तक हमने स्ट्रेस इस पर दिखा रहे हैं, फोर्स दिखा रहे हैं, फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेन आ रही है, स्ट्रेन आ रही है तो स्ट्रेस आ रही है। तो स्ट्रेस अगर जो आ रही है आपको, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है और ये जो स्ट्रेन यहाँ पर होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो सिग्मा होगी और जो एप्सिलॉन होगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे, फोर्स जीरो कर देंगे, तो ये बॉडी अपने आप को रिगेन कर लेगी अपनी जीरो पोजीशन तक, ये बॉडी अपने आप को रिगेन कर लेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक। इसका मतलब इसमें क्या है? इसमें है एक इलास्टिक नेचर। इसमें क्या है? रीगेन करने की प्रॉपर्टी। इसका मतलब इसमें क्या है? इलास्टिक नेचर, रीगेन प्रॉपर्टी। तो यहां तक जहां तक रिगेन करने की प्रॉपर्टी उसमें विदहोल्ड करती है, वहां तक के पॉइंट को हम बोलते हैं बी। तो ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब इलास्टिक लिमिट आपका जनरली या तो प्रोपोर्शनल लिमिट के बहुत पास होता है, थोड़ा दूर भी होगा, बट होगा उसके ऊपर ही ऑलवेज। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद भी कर्व भले से ही जो आपके पास ग्राफ है वो भले से ही कर्व की फॉर्म क्यों ना ले ले, लीनियर फॉर्मेशन में ना भी रहे, तो भी यहाँ पर बी पॉइंट तक आप अगर फोर्स छोड़ते हैं, बी पॉइंट तक अगर आप फोर्स छोड़ते हैं, तो ये अभी भी अपनी पुरानी अवस्था पर आ जाता है, अभी भी ये अपनी ओरिजिनल लेंथ पर, ओरिजिनल डायमेंशन पर आ जाता है। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। ठीक है, तो जनरली ये आपके पास ए और बी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये बहुत पास होते हैं। तो जनरली आपको क्वेश्चन भी ऐसा मिल जाता है ईएससी वगैरह में कि डायरेक्टली आपकी जो हुक्स लॉ होती है वो कहां तक वैलिड होती है। तो हुक्स लॉ कहां तक वैलिड होती है? इलास्टिक लिमिट नहीं, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। और इलास्टिक लिमिट भी कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में आता है कहां तक वैलिड होती है, आपको ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन अगर ये मिल रहे हैं कि यील्ड पॉइंट तक, आपके अपर ये अल्टीमेट पॉइंट तक, ब्रेकिंग पॉइंट तक, या फिर इलास्टिक पॉइंट तक, तब आप हुक्स लॉ को किस पे रखेंगे? इलास्टिक पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इलास्टिक पॉइंट और प्रोपोर्शनल लिमिट बहुत पास है। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट आपकी क्वेश्चन में नहीं है और नन ऑफ दीज भी आपकी क्वेश्चन में नहीं है, तो आप क्या लेके चलेंगे? उसका आंसर इलास्टिक लिमिट। ठीक है, बट आपको मैंने रियलिटी बताई है, रियलिटी हुक्स लॉ की क्या होती है? हुक्स लॉ इज ऑलवेज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, सॉरी अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ऑलवेज याद रखिएगा, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, हुक्स लॉ इज ऑलवेज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक, तो यहां पर हमने ये समझा बी इलास्टिक पॉइंट है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये ग्राफ अभी भी कर्व जाएगा और कर्व जाके कुछ ऐसे जाएगा ये। ठीक है, यहां पर ऐसे, ठीक, उसके बाद ये आगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया ना आपके पास, ये वाला ऊपर वाला, इसे हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट।
इसे हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। उसके बाद ये वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं यील्डिंग रीजन, ये जो होता है उसे हम बोलते हैं यील्डिंग रीजन। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ओके। उसके बाद ये जो पार्ट होता है इसके बाद आगे का इसे हम बोलते हैं आपका नेकिंग रीजन, नेकिंग रीजन, ओके। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट है, ठीक है। कौन कौन से हैं? ए बी सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये जी हो गया। एफ को बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकते हैं, बट इसे हम एक वर्ड और बोल देते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज ए प्रॉपर्टी और नॉट, स्ट्रेस इज ए प्रॉपर्टी और नॉट, सो स्ट्रेंथ इज ए प्रॉपर्टी बट स्ट्रेस इज नॉट ए प्रॉपर्टी। स्ट्रेंथ इज ए प्रॉपर्टी बट स्ट्रेस इज नॉट ए प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट है, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इन स्ट्रेस को ऐसे लिखते हैं सिग्मा वाई यील्डिंग स्ट्रेस, सिग्मा वाई। लोअर यील्ड को हम लिखते हैं सिग्मा वाई टी, टेंशन में यील्डिंग स्ट्रेंथ टेंशन में, ठीक है। इसे हम लिखते हैं सिग्मा वाई टी, किसको? लोअर यील्ड पॉइंट को, ठीक है। किसको लिखते हैं? लोअर यील्ड पॉइंट को। तो कोरस्पॉन्डिंग आपकी क्या हो जाएंगी? स्ट्रेस, क्या कि अपर यील्ड स्ट्रेस एंड लोअर यील्ड स्ट्रेस। बट लोअर यील्ड स्ट्रेस को हम क्या लिखते हैं? यील्डिंग स्ट्रेंथ। लोअर यील्ड स्ट्रेस को हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, लोअर यील्ड स्ट्रेस को हम क्या बोल देते हैं? यील्डिंग स्ट्रेंथ। क्या बोल देते हैं? यील्डिंग स्ट्रेंथ। बात क्लियर है? ठीक। उसके बाद एफ जो पॉइंट है ये हमने लिख दिया। जी पॉइंट है आपका फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, जी पॉइंट है ब्रेकिंग पॉइंट, और उसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगी? ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है जिसमें हमने सारे पॉइंट्स को देखा। अब क्या होता है कि जो सी और डी वाला, क्योंकि हमारे पास यही फोकस किया है इस क्वेश्चन में, तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है। बट यहाँ पर जो ये वाला रीजन होता है ना, इसको कुछ एक सिग्निफिकेंस होता है, सी डी का एक सिग्निफिकेंस होता है, उस चीज को समझ लीजिए। जो सी से डी जाता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? वो होती है कार्बन स्लिपिंग की वजह से, कि आपने स्ट्रेस कम कर दी फिर भी स्ट्रेन जा रही है। आपने स्ट्रेस कम कर दी, इस चीज को समझिए, आपने स्ट्रेस कम कर रहे हैं फिर भी स्ट्रेन हो रही है। क्यों? कार्बन स्लिपिंग की वजह से, कार्बन स्लिपिंग की वजह से, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करता हूं यहाँ से डी से ई, तो यहाँ पर स्ट्रेस आप बढ़ा नहीं रहे हैं, आप यहाँ पर सिग्मा मतलब फोर्स बढ़ा नहीं रहे, फोर्स बढ़ा भी नहीं रहे, और फिर भी आपकी स्ट्रेन बढ़ रही है। फोर्स बढ़ा भी नहीं रहे हैं फिर भी स्ट्रेन बढ़ रही है। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। यहाँ से जो यील्डिंग रीजन है, इस यील्डिंग रीजन को हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। मतलब विदाउट स्ट्रेस बढ़ाते हुए, विदाउट फोर्स बढ़ाते हुए आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? स्ट्रेन को बढ़ा रहे हैं। तो परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, ठीक है। साथ में हम इसे यील्डिंग रीजन भी बोल सकते हैं, साथ में हम इसे स्ट्रेचर स्ट्रेन बोलते हैं। यहाँ वाला जो ये वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं स्ट्रेचर स्ट्रेन। इसको हम एक वर्ड ये भी यूज करते हैं, स्ट्रेचर स्ट्रेन। इसका जो बेसिक फंडा होता है ना इस तरह की चीजें आने का, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग को समझिएगा। ये बेसिकली हमारे पास कोट्रल एटमॉस्फेयर बनता है, कोट्रल एटमॉस्फेयर बनता है, ठीक है। और ये जो कोट्रल एटमॉस्फेयर है, या ये जो स्ट्रेचर स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या ये कोट्रल एटमॉस्फेयर की बात करें, ठीक है, तो ये जो आपके पास बेसिकली जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो बेसिकली पॉइंट्स हैं ये हमारे डिसलोकेशंस के बेसिस पर आते हैं। जो कोट्रल एटमॉस्फेयर होता है वो कहाँ से रिलेट करता है? डिसलोकेशन से, ठीक है। डिसलोकेशन से रिलेट करता है कि कार्बन के जो एटम है, कार्बन के जो एटम है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कहाँ पर? डिसलोकेशंस पर, डिसलोकेशंस पर। इसीलिए उन डिसलोकेशंस पर जो कार्बन के एटम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और वहां पर जब हम इतनी फोर्स लगा दें कि वो यील्डिंग रीजन पर पहुंच जाए, मतलब अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं? वो पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स हैं उनमें कार्बन पॉइंट पहुंचे, ठीक है। तो ये हमेशा जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है हमेशा किस में मिलेगा? हमेशा जनरली आपको ये कहाँ पे मिलेगा? लोअर, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सी डी वाला जो पार्ट है, या इसकी बात करें तो जनरली हमें ये लो कार्बन परसेंटेज पर, जिसमें लो कार्बन परसेंटेज है, उन स्टील्स में ही मिलता है। तो माइल्ड स्टील इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लो कार्बन स्टील। तो कहीं ना कहीं लो कार्बन स्टील है, इसीलिए यहाँ पर ये सी से डी, डी से ई वाला रीजन इतना स्पेसिफिकली हमें दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास ई से एफ होता है, इसे हम वर्क हार्डनिंग भी बोल देते हैं, वर्क हार्डनिंग,
ठीक है, वर्क हार्डनिंग बोल देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन का यूज होता है। जो मैकेनिकल स्टूडेंट है वो देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोडक्शन का यूज है, और सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नोट एप्सिलॉन टू द पावर n, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नोट एप्सिलॉन टू द पावर n। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप ये चीज बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये अब n की वैल्यू यहाँ पर 1 ना लेते हुए, n की वैल्यू यहाँ पर 1 ना लेते, कि 1 लेंगे तो ये आपके पास इलास्टिक लिमिट के पुरानी वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हम बात करते हैं सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नोट एप्सिलॉन टू द पावर 1 n, उससे क्या होता है, कर्व दिखता है, यहाँ पर एक कर्व लाइन दिख रही है। ठीक है, तो ये कर्व लाइन हमेशा यहाँ पर आपको दिखने वाली है। तो ये पार्ट होता है प्रोडक्शन मैकेनिकल में। ठीक है, प्रोडक्शन में ये वाला पार्ट बेसिकली हम बात करते हैं मटेरियल साइंस में, ये वाला पार्ट मैकेनिकल में, मटेरियल साइंस में अच्छे से बात होता है। बट एज ए सिविल इंजीनियर आपको भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की स्टैटिस्टिक्स में, पॉइंट वाइज यहाँ पर हमने सारी चीजें डिस्कस करने की कोशिश की। तो यहाँ से आप सीधा आंसर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का, यहाँ से आप सीधा आंसर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का। अब देखिएगा पी से क्या क्या चीजें मैच करेंगी। ठीक है, चेक कीजिए पी से क्या क्या चीजें मैच करेंगी। पी क्या है, पी यहाँ वाला पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है, सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इस पॉइंट में। तो ए क्या था, ए क्या था हमारा प्रोपोर्शन लिमिट, तो पी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन लिमिट। इसका मतलब मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ पी से 3, पी से 3 को मैच कीजिए। क्यू से देखिएगा, क्यू क्या है, क्यू है यहाँ पर पी से ऊपर वाला पॉइंट, बट लाइन में ही सामने देखिएगा पी से क्यू जो पॉइंट है वो बी है ना, बी को हमने क्या बोला, इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब क्यू से क्या हो गया, 4 मैच कर रहा है। क्यू से क्या मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है। उसके बाद आर को देखिएगा, आर क्या है, आर आर बेसिकली हमारे लिए सी है, इसका मतलब अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो अपर यील्ड पॉइंट देखिएगा आर से 1 मैच कर रहा है, आर से 1 मैच कर रहा है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एस, तो एस यहाँ पर क्या है, नीचे, नीचे की साइड मतलब डी पॉइंट, तो डी का मतलब क्या हुआ, लोअर यील्ड पॉइंट। इसका मतलब एस से क्या कर रहा है, 5th मैच कर रहा है, एस से 5th मैच कर रहा है। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टी, तो टी बेसिकली क्या है, यहाँ पर टी को देखिएगा, टी फिगर में ऊपर है, इसका मतलब वो एफ हो गया। एफ का मतलब क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया हमारा 2, तो टी से 2 मैच कर रहा है। नाउ लास्ट है यू, यू यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब वो ब्रेकिंग पॉइंट है, इसका मतलब ब्रेकिंग पॉइंट है। तो जी को देखिएगा, यहाँ पर बेसिकली क्या है, यू, यू से क्या होगा, फेलियर। ठीक है, यू कहाँ पर है, फेलियर पर, तो यू से क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है। क्लियर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा पी से 3, क्यू से 4, ठीक है, आर से 1, एस से 5, टी से 2, यू से यू से 6, ओके सॉरी, यू से 6 फेलियर। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली सी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन से बेसिकली समझा कि यहाँ पर जब हम स्ट्रेस कर्व की बात कर रहे होते हैं, तो स्ट्रेस कर्व में वेरियस पॉइंट्स होते हैं, उन वेरियस पॉइंट्स का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उसके बारे में हमने समझा। उसी से रिलेटेड आपको वेरियस क्वेश्चन मिलते हैं ईएससी में, वेरियस क्वेश्चन मिलते हैं पीएसयूज में। गेट में बेसिकली आपको अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो इस सेंस में आएगा कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे और आपको कहीं ना कहीं वो मैच करना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये मैच करना होगा कि लीनियर रीजन कहाँ पर है, कर्विकल रीजन कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मैच करने के लिए गेट में आ सकती है। ठीक है, गेट में आपसे पूछ सकते हैं कि इसका रीजन क्या है, CD आपसे ये इस तरह से क्यों जा रहा है। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने यूज किए हैं, इन पॉइंट्स को आपको क्लेरिफाई करके चलना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमने जो समझा है, स्ट्रेस कर्व को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की। फर्दर जो हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे वो टफनेस वगैरह से भी रहेंगे, तो हम टफनेस में इसी कर्व का आगे का पार्ट यूज करेंगे कि बेसिकली यहाँ पर जो हम आगे हम देखते हैं कि कहाँ किस चीज को हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक है, किस चीज को हम कह सकते हैं इलास्टिक है, किस चीज को कह सकते हैं कि टफर है। ये पोर्शन आपका टफनेस को दिखा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम फर्दर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए। ठीक है, स्ट्रेस से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो भी आपको क्वेरी आती है वो चीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक क्वेश्चन लगाते रहिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।